press the bell icon. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान में दी गई हैं और उसकी संख्या है 12। दोस्तों किसी भी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है और बहुत ही क्वेश्चन इस अनुसूची से 12 अनुसूचियों से पूछा भी जाता है। इसलिए हमने सोचा कि आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे। दोस्तों जिस तरह से हमारे किसी भी पुस्तक में सूची होती है, सूची एक में कोई और पाठ होता है, उसका विषय कुछ और होता है, दूसरे पाठ में कुछ और विषय होते हैं, तीसरे पाठ में कुछ और विषय होते हैं, इसी तरह से हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग विषय दिए गए हैं। उन्हीं को हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनमें कौन सूची में किस तरह के विषय दिए गए हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अनुसूची 1। दोस्तों इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी दोस्तों अनुसूची 1 में जो भारत के जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। इसी सूची के अनुसार किसी भी क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, किसी राज्य का गठन किया जाता है, किसी अलग क्षेत्र बनाया जाता है, वो सारा सूची 1 में बताया गया है। उस नियम का, उस क्षेत्र का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अनुसूची 2। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति इत्यादि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी दोस्तों अनुसूची 2 में जितने भी राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अनुसूची 3। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी आप ध्यान रखिए अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अनुसूची 4। इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में सीटों का विवरण दिया गया है। इसको मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये समझिए कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होंगे उसका उल्लेख अनुसूची 4 में। दोस्तों आइए अब देखते हैं अनुसूची 5। दोस्तों लेकिन अनुसूची 5 को देखने से पहले इसके पीछे का इतिहास समझ लेते हैं कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 अनुसूचित जनजाति और इनके क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये जान लेते हैं कि इनके पीछे रीजन क्या है, क्यों इस अनुसूची को बनाया गया। देखिए दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति थी वो आज़ादी के पहले भी आज़ाद थी, स्वतंत्र थी। उन पर अंग्रेजों का शासन प्रशासन लागू नहीं होता था और वो अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज के अनुसार जिंदगी जीते थे और शासन प्रशासन करते थे। इसलिए आज़ादी के बाद भी जब जो डेवलपमेंट ब्रिटिश काल में और समाज का हुआ वो इन समाजों का नहीं हो पाया। जो अनुसूचित जनजाति थी उनका विकास ब्रिटिश काल में नहीं हो पाया और वो अपने हिसाब से जिंदगी को जीते रहे। इसलिए आज़ादी के बाद इनकी विकास और इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2 अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। सुरक्षा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये अल्पसंख्यक होते हैं, इनकी आबादी बहुत ही कम है इसलिए, और ये समाज से कट के रहते हैं। ये जल्दी दूसरे समाज में मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये जो जनजातियाँ होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, ये मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अपने ही लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, दूसरे के साथ घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है। इसलिए इन जनजातियों के विकास के लिए 2 अनुसूची बनाई गई। इनके शासन प्रशासन थोड़ा अलग किस्म से किया जाएगा, इसलिए 2 अनुसूची बनाई गई। अनुसूची 5 में को देखते हैं अब। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का गठन किया गया। यानी दोस्तों ये जो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हमारे देश में वो इसलिए बनाए गए क्योंकि इनका प्रशासन थोड़ा सा अलग, जो हमारा आम प्रशासन होता है उनसे थोड़ा हटके इनको विशेष सुविधा दिया जाता है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद ही पिछड़े हुए हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास किया जाता है। जो राज्य में चलने वाले सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती है, क्योंकि केंद्र सरकार इनके लिए थोड़ी सी अलग व्यवस्था बना रखी है, जिसको अनुसूची 5 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा 5 में जितने भी कानून लागू हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू नहीं होते, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। यानी अनुसूची
जो 5 है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अभी तक हमारे देश में अनुसूचित क्षेत्र 10 स्टेटों में घोषित किया गया है, यानी 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। और वो जो 10 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये जो 10 राज्य हैं इनमें अभी अनुसूचित क्षेत्र का गठन किया गया है, इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अनुसूची 6। देखिए दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि अब इन राज्यों के लिए अलग व्यवस्था क्यों की गई है। दोस्तों देखिए, इन इलाकों में जो जनजातियां रहती हैं, इनमें 5वीं अनुसूची में जनजातियां हैं, उनमें तो फिर भी कुछ और देशों में जो जनजातियां रहते हैं वो फिर भी कुछ रीति रिवाज को अपना रही है। धीरे धीरे जो बहुसंख्यक समाज है उसकी रीति रिवाज को अपना रही है, लेकिन ये जो जनजातियां हैं ये बिल्कुल ही जो बहुसंख्यक समाज है उससे बिल्कुल ही कटी हुई हैं और ये बिल्कुल अपनी ही तरह की ज़िंदगी आज भी जीती हैं। इसलिए इनका उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है और इनका प्रशासन भी उनके लोगों के सहयोग से चलाया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की एक लोकल बॉडी होती है, उनके लोग उसमें होते हैं, उस जनजाति के लोग होते हैं और उनके द्वारा ही इसमें शासन चलाया जाता है। इसलिए अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की व्यवस्था अनुसूची 6 में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को समझ गए होंगे। अनुसूची 5 में क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो मैंने बताया कि वर्तमान समय में भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो 10 राज्य मैंने आपको बताए। और जनजातियाँ जो हैं उन क्षेत्रों में उनका उल्लेख, उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, उन पर नियंत्रण कैसा रखा जाएगा, उनको संरक्षण कैसा दिया जाएगा, उनका उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। और इन 4 राज्यों में शासन प्रशासन कैसे किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अनुसूची 7। दोस्तों इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है, यानी इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस तरह से होगा उसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, अनुसूची 7 के 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए अब देख लेते हैं एक एक करके कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से हैं और समवर्ती सूची में कौन से हैं। देखिए दोस्तों, संघ सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें किस तरह के आते हैं विषय, इसमें रेल, रक्षा, मुद्रा, डाक, इस तरह के 98 विषय संघ सूची में शामिल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान जब लागू हुआ था उस समय इसमें 97 विषय थे। अब आइए देखते हैं राज्य सूची, जो समवर्ती सूची का दूसरा भाग है। राज्य सूची, इस पर आमतौर पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और इस राज्य सूची में किस तरह के विषय आते हैं, देखिए इसमें शांति व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, जेल प्रशासन, पर्यटन, यानी ये सारा देख सकते हैं कि पुलिस भी राज्य सरकार के हाथ में होती है, जन स्वास्थ्य भी राज्य सरकार के हाथ में होता है, जेल प्रशासन ये भी राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में इस पर तो ऐसे कानून बनाती है राज्य सरकार, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में राष्ट्रीय हित के मुद्दा होने पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। ध्यान रखिए, वर्तमान समय में इस तरह के 62 विषय शामिल हैं संघ सूची में, माफ कीजिएगा, राज्य सूची में, लेकिन संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय शामिल थे। दोस्तों आइए अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों जितने भी विषय शामिल हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा। इस सूची में जिस तरह के विषय आते हैं वो ये हैं, इसमें न्याय प्रशासन, एजुकेशन, वन जीव का सर्वेक्षण, नापतोल इत्यादि, ये जितने भी विषय हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन किसी भी एक विषय पर अगर दोनों कानून बना देती हैं तो फिर केंद्र सरकार का कानून वैलिड माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के 52 विषय वर्तमान समय में समवर्ती सूची में है, लेकिन जब कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उस वक्त 47 विषय थे। आइए दोस्तों अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी जो भी संवैधानिक भाषाएं हैं उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 ईस्वी में सिंधी को, 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को,
8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं उसकी संख्या 22 हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब कब ये भाषाएं जोड़ी गई हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को, और इसी तरह से पहले भी 1967 में ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 9 कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और किस ईयर में जोड़ी गई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, यानी कोई भी राज्य जब किसी की संपत्ति अधिग्रहण करता है पब्लिक हित में, तो वो किस विधि से करेगा उसका उल्लेख अनुसूची 9 में किया गया है। राज्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको समझिए कि पंचायती राज से लेके और संसद तक जितने भी सरकारी मैकेनिज्म हैं जो पब्लिक हित में काम करते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे काम करते हैं, वो किसी की संपत्ति अगर अधिग्रहण करते हैं तो उसका उल्लेख, उनकी विधियों का उल्लेख 9 में किया गया है। अब ये जो मैकेनिज्म है पंचायती राज से लेकर संसद तक में जितने भी शासन प्रशासन किए जाते हैं, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। और ध्यान रखिए, इसका प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें जितने भी विषय शामिल हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर किसी की संपत्ति अधिग्रहण होती है और वो अगर उससे सहमत नहीं है, अगर वो खुश नहीं है उस विधि से, वो अपने डील से, तो ध्यान रखिए वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। ये 9वीं अनुसूची में लिखी हुई है कि इस अनुसूची में जितने विषय शामिल है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। दोस्तों यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, यानी 52 अमेंडमेंट्स 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी नेता एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल जब जाते हैं तो उनके जो प्रावधान है, उनके जो कानून है, उससे संबंधित जो कानून है उसका उल्लेख अनुसूची 10 में किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। दोस्तों यह अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ये ध्यान रखिएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है और इनको 19 विषय प्रदान किए गए हैं काम करने के लिए पंचायती राज को। अब देखते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। दोस्तों यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। यानी ये जो अनुसूची है 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और किस संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी जो नगर पालिका होती है, शहर में नगर पालिका काम करती है और गांव में क्या काम करती हैं, पंचायत काम करती हैं। तो उसी तरह से नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में और पंचायत का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। तो दोस्तों ये हमने 12वीं अनुसूची तक पढ़ लिया है। आइए एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। अनुसूची 1 से लेकर 12 तक मैं रिपीट करता हूँ संक्षेप में, आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अनुसूची 1 में क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य हैं और संशासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में किस स्टेट से कितने प्रतिनिधि आएंगे उसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र का गठन का उल्लेख अनुसूची 5 में और अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये भी अनुसूची 5 में बताया गया है। यानी अनुसूचित क्षेत्र का गठन का प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया है और इनके क्षेत्र में जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा उसका भी उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। लेकिन अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनका उल्लेख, उन पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनका उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है।
अनुसूची 7 में शक्तियों को बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। इसके 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर किसी एक विषय पर दोनों सरकार ने कानून बनाया तो जो केंद्र सरकार है उसका कानून वैलिड होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है जो शहरी इलाकों में किया जाता है। तो दोस्तों ये रही 12 अनुसूचियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।